जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका प्रबल डिफेंस एकेडमी में और मैं हूं योगेश शर्मा। और आप पीछे जैसे कि देख ही रहे होंगे, आज हम भारतीय थल सेना की सभी कमांड्स के बारे में जानकारी जानेंगे और ये कमांड्स को किस प्रकार से डिजाइन किया गया है और ये क्या रिक्वायरमेंट्स इसकी पड़ी कि जो कमांड्स को हमें इन इन लोकेशंस पे स्टेबलाइज करना पड़ा, जो पूरे ऑल इंडिया के थ्रेट्स को कवर करती हैं, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और शुरू करते हैं भारतीय थल सेना की सभी कमांड्स के बारे में जानकारी। तो जो कमांड्स हैं इंडियन आर्मी की, देखिए इनकी अपनी एक इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ना एक चीज एक्चुअली, एक तो आपका इंडिया का जो देखेंगे ना ज्योग्राफिकल डिवीजन। अब देखिए ज्योग्राफिकल जो इंडिया का जो ना चतुष्कोण, आप अगर आप देखें तो इंडिया का जैसे कि जो ज्योग्राफिकल जो बाउंड्रीज हैं आप जानते ही हैं कि इंडिया का जो लॉन्गेस्ट बॉर्डर है वो बांग्लादेश के साथ शेयर होता है, जिसकी प्रोटेक्शन की जो जिम्मेदारी बीएसएफ को रहती है। देन हमारा, हालांकि बांग्लादेश के साथ अभी हमारा कोई ऐसा टेंशन नहीं है, लेकिन दो थ्रेट हमारे पास सबसे बड़े हैं, चाइना और पाकिस्तान, जो कि टू फ्रंट वार। क्योंकि आप ना देख रहे हैं कि अगर ये दोनों ही बड़े नेशंस हैं और चाइना तो स्ट्रिंग ऑफ पल्स के जरिए हमको नीचे से भी कवर कर रहा है ताकि भारत पे प्रेशर बना सके। अलग अलग देशों में, जैसे आप मालदीव में देखिए, इंटरफेयर करके मालदीव में भी कोशिश कर रहा है कि वो एक मिलिट्री बेस हासिल कर ले। और अगर वहाँ उसे मिलिट्री बेस मिल जाता तो एक बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग होगा इंडियन आर्मी के लिए। नॉट ओनली इंडिया, पूरे इंडिया के लिए एक थ्रेट बना रहेगा बिल्कुल। क्योंकि ना फिर हमारा जो फोकस है वो चाइना से शिफ्ट ना होकर के हमें ये भी रहेगा कि यहाँ से चाइना अटैक ना करे, यहाँ से प्लान ना करे। चिटागोंग आप देख ही रहे हैं, है ना, बांग्लादेश के अंदर, और हमन टोटा उसने श्रीलंका के अंदर दे ले ही रखा है, ग्वादर आप पाकिस्तान के अंदर देख ही रहे हैं। तो वो कोशिश कर रहा है कि भारत पे कहीं ना कहीं से, पूरे भारत पर जो जंगकालीन जो समय में, यानी वॉर टाइम पर पूरा प्रेशर बना करके बिल्ड करके रखा जाए, ताकि भारत जो अपनी डोमिनेंस है वो इंडियन ओशन में ज़्यादा ना दिखा सके और एशिया का एक बड़ा जाइंट ना बनने पाए। ये कहीं ना कहीं चाइना को डर बिल्कुल सताता है, लेकिन जो होगा सो होगा ही, ये सब जानते हैं, ठीक है। लेकिन वो इतिहास बताएगा, इतिहास हमारा सदा रहा है, विश्व की बड़ी सभ्यताओं में से आज भी भारतीय सभ्यता जीवंत है, इसका कुछ ना कुछ कारण जरूर रहा है। शायद चाइना अपनी साम्राज्यवादी जो जो पॉलिसीज हैं उनमें शायद इस चीज़ को नोटिस नहीं कर पा रहा और कर भी रहा हो, उसे डर है, इसलिए तो वो इस प्रकार से कन्फ्यूजन में इंडिया को फंसाना चाहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए, ये तो अभी नहीं, ये पहले से भी इसको, इसका जो क्या कहें, इसकी जो समझ है वो पुराने लोगों में भी बिल्कुल बखूबी थी कि थ्रेट को बरकरार काउंटर करने के लिए हमें ऐसी लोकेशंस पे जो भारतीय सेना के जो कमांड्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना ही होगा, तभी इन थ्रेट्स को दूर किया जा सकता है। तो पहले ज्योग्राफिकल जो डिवीजन्स हैं, इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज इनटू सेवरल कमांड्स में, तो उसके लिए भी जैसे कि आप जानेंगे कि वेस्टर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, ये ज्योग्राफिकल लोकेशन के आधार पर इस चीज़ को भी हमें करना जरूरी था। दूसरा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी को भी बढ़ाने के लिए, अगर जैसे हम फॉर एग्जांपल मानिए कि अगर नॉर्थ इंडिया से अटैक हुआ है ना, नॉर्थ इंडिया में पाकिस्तानी फोर्सेस ने जैसे किया भी था 1946 1947, है ना, उन्होंने इन्फिल्ट्रेट करी भी, है ना, 1965 आप देखिए, 1971 देखिए। तो इस प्रकार से आप देखिए कौन कौन से फ्रंट पाकिस्तान ने खोले। 1965 में उसने अखनूर फ्रंट से आप हमला किया था, अखनूर फ्रंट को काउंटर करने के लिए हमको राजस्थान में फ्रंट खोलना पड़ा, क्योंकि वहाँ उसको एडवांटेज है, हमको यहाँ एडवांटेज है, इसलिए हम उसकी कैपिटल लाहौर तक चले गए अंदर। तो ये आप इस चीज़ को नोटिस कर रहे हैं ना। अगर मान लीजिए नॉर्थ इंडिया में, तो अगर नॉर्दर्न कमांड होगी तो सबसे पहले एक्शन लेगी, अगर आप सदर्न कमांड को वहाँ से भेजोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए लोकेशन बाउंड्री, ज्योग्राफिकल लोकेशन डिवीजन के आधार पर उनकी एफिशिएंसी अच्छी बना रहे, इसलिए ही तो आर्मी में इन कमांड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी को सुधारने के लिए, दूसरी स्पेशलाइजेशन जो रोल है ना, हर एक कोर, हर एक कमांड है, हर एक कोर है, उसकी अपनी स्पेशलाइजेशन होती है ना। डॉक्टर्स देखो, जनरल सभी होते हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन, कोई आई सर्जन है ना, कोई डेंटिस्ट है, कोई कार्डियोलॉजिस्ट है, सबकी अपनी स्पेशलिटी है। इसी प्रकार से आर्मी में अपनी कमांड्स की भी अपनी स्पेशलिटी होती है ना। जैसे कि अगर आपको माउंटेनियस वॉरफेयर में जाना है तो वहाँ के कुमाऊँ रेजिमेंट बहुत माहिर है, तो आप कुमाऊँ को देखिए, गढ़वाल को देखिए, इनको, है ना। तो इस प्रकार से इन हर हर अपनी कमांड्स की, हर रेजिमेंट्स की, हर की अपनी अपनी कुछ ना कुछ खूबियाँ हैं, कुछ ना कुछ क्वालिटियाँ हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। आगे अगर हम देखें इसके हिसाब पे, अगर हम जैसे कमांड नेम हमारे पास में, जो कि आप जानते हैं जैसे 7 कमांड्स हैं। पहले अगर हम देखें, नॉर्दर्न जो कमांड है वो हमारी ऊधमपुर जम्मू कश्मीर के अंदर लोकेटेड है, और ये ऊधमपुर पुरानी भी है, ये इसको दोबारा से नेशनलाइज करने का काम किया भारतीय सरकार, भारत सरकार ने। उससे पहले जो था वो पाकिस्तान के पास चला गया, है ना, क्योंकि आप देख रहे हैं जो बाइफर्केशन, जो LOC लाइन ऑफ कंट्रोल है, जो कि इलीगली पाकिस्तान ने उसको ऑक्यूपाई कर रखा है।
इसलिए भी तो ये उधमपुर जो जम्मू कश्मीर के अंदर है, ये जो ये हमारे पास में, और इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एरियाज हैं वो पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश को जम्मू कश्मीर, इन रीजन्स को जो कवर करने का जो काम करती है वो हमारे पास में नॉर्दर्न कमांड करती है। नॉर्दर्न कमांड जो कि उधमपुर में लोकेटेड है। कई बार क्वेश्चन बन के भी आ जाते हैं, जनरल जानकारी एज अ क्वेश्चन एग्जाम के लिए भी जरूरी है आपके लिए। आपको वैसे तो पता ही होना चाहिए। वेस्टर्न कमांड अगर आप देखेंगे तो ये आपका चंडी जो मंदिर है ये हरियाणा के अंदर है ना। जैसे आप देखेंगे भी बॉम्बे कुछ लोकेशंस होती हैं जो एज आ स्पिरिचुअल उस फेस से जुड़ी होती हैं। जैसे आप चंडीगढ़ का नाम देखिए तो चंडीगढ़ आपको मिलेगा चंडी माता के मंदिर पर, जो चंडीगढ़ की लोकेशन से 5-7 किलोमीटर दूर है ना। आप बम्बई को देखिए, बॉम्बे माता के ऊपर है नाम है। तो इसी प्रकार से ये भी तो चंडी मंदिर है जो हरियाणा में है, और इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो एरिया है वो पंजाब, हरियाणा और कुछ पार्ट्स ऑफ राजस्थान भी आप देखेंगे, है ना। इसके बाद हम बात करें ईस्टर्न कमांड की, तो ईस्टर्न कमांड जो देखेंगे वो हमारे पास में कोलकाता जो है और वेस्ट बंगाल के अंदर है, ठीक है। इसकी जो जिम्मेदारी वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की है। जैसे आप जाते हैं नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य इंक्लूडिंग वेस्ट बंगाल, है ना, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य में वेस्ट बंगाल नहीं आता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश हुआ, असम हुआ आपका, मणिपुर हुआ, नागालैंड हुआ, और मणिपुर में जैसे आपने देखा ही रिसेंटली हिंसा भड़की, जिसमें बाद में एविडेंसेस निकल के आए कि वो कहीं ना कहीं मिजोरम के जो कहीं ना कहीं म्यांमार के जो इंसर्जेंट ग्रुप्स का भी उसमें हाथ था। और वेपन्स अगर चेक किए गए तो पता लगा कि चाइना की भी उसमें सप्लाई थी, वेपनरी सप्लाई थी। क्योंकि अभी तक अगर आप देखोगे तो मणिपुर जो बॉर्डर है वो हमारा पूरी जो म्यांमार बॉर्डर है वो अभी तक इंडिया म्यांमार बॉर्डर फेंसिंग नहीं है कंप्लीट, उस पर कोई फेंसिंग जैसा चीज़ नहीं है। क्योंकि जो बाइफर्केशन जो अंग्रेजों ने किया था वो गलत तरीके से था। वो कुछ तो इस प्रकार चला गया कि एक ही परिवार के 2 घरों के बीच से इस प्रकार से बाइफर्केशन हो गया। तो कुछ दोनों ही एक ही प्रकार की एथनिसिटी होने की वजह से और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होने की वजह से म्यांमार और भारत की सरकार के बीच में, तो इस वजह से इसको कुछ अलाउ कर दिया गया कि आप दोनों बाउंड्रियों के अंदर ट्रेवल कर सकते हैं कुछ किलोमीटर का रिस्ट्रिक्शन रख करके। लेकिन अब जरूरत पड़ रही है कि उसको प्रॉपर रूप से फेंसिंग की जाए, है ना। तो इस प्रकार से भी आप देख रहे हैं मेघालय हुआ, त्रिपुरा हुआ, है ना। कुछ पार्ट्स आपके जो सिक्किम के भी दिखेंगे। सिक्किम में आपने देखा भी था जो हमने डोकलाम रीजन है उसके लिए स्टैंड अप हुआ, और 2017 के अंदर जो चाइना और इंडियन आर्मी दोनों आमने सामने रही, काफ़ी लंबा स्टैंड ऑफ चला ये। सदर्न कमांड की अगर आप बात करेंगे तो सदर्न कमांड आपका पुणे महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलेगा, जो महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और दादर नगर हवेली, दमन दीव जैसे राज्यों को, यूनियन टेरिटरियों को कवर करता है। नेक्स्ट आप सेंट्रल कमांड की बात करेंगे। सेंट्रल कमांड बहुत जरूरी है, ये कहाँ पर है? लखनऊ के अंदर, है ना। आप जानेंगे भी ये जो IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो भी इंडिया का सेंटर मान करके 82 डिग्री से जो लिया गया है ऐसे ही लखनऊ को भी सेंट्रल कमांड का दर्जा दिया गया है। सेंट्रल मतलब अगर इसे ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न कहीं भी अगर मूव करना है तो सेंट्रल कमांड से रीइंफोर्समेंट भेजा जा सके। क्योंकि देखो जंग ना वो आर्मी जीतना उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाता है जिसका रीइंफोर्समेंट बहुत अच्छा है। और रीइंफोर्समेंट तब हो पाएगा जब आपका ना जो रोड है, जो आपका ब्रिजेज हैं, जो आपकी टनल्स हैं बहुत अच्छी स्ट्रांग है। जैसे कि आप रिसेंटली देखें अरुणाचल प्रदेश में हमने जो टनल इनॉग्रेट करी जिसका ऑब्जेक्शन भरपूर रूप से चाइना ने उठाया, लेकिन उस ऑब्जेक्शन से कुछ होने वाला नहीं है। सबको पता है टेरिटरी किसकी है, जिसकी हो उसकी रहेगी, है ना। सदर्न वेस्ट जो सदर्न वेस्टर्न जो कमांडर है ये हमारे पास में जयपुर राजस्थान के अंदर देखने को मिलेगा, जिसमें राजस्थान और गुजरात के पार्ट्स शामिल हैं, ठीक है। अगर हम 7वीं देखें जो हमारी ट्रेनिंग कमांड है, जो हमारे शिमला हिमाचल प्रदेश के अंदर लोकेटेड है। शिमला जो कि एक अच्छी लोकेशन पे जो लोकेटेड है, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो देखें ट्रेनिंग का और डेवलपमेंट का काम देखती है। तो ये टोटल 7 कमांड्स हमने देखी इस प्रकार से। और भी जानते हैं इनके बारे में जानकारी कुछ, जैसे आप देखेंगे हायरार्की अगर हम देखें कमांड के बारे में तो हायरार्की आपको मिलेगी, सबसे ऊपर मिलेगा आपको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ठीक है। इन तीनों आर्म फोर्सेस के ऊपर एक पोस्ट जो बनाई गई CDS, जैसे कि आपको बताइए फर्स्ट CDS आपके कौन थे? बिपिन रावत, है ना, जो कि हेलीकॉप्टर जो हादसे में शहीद हो गए। बिपिन रावत हमारा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, क्योंकि देखो इसकी रिक्वायरमेंट्स भारत में सदियों से तो नहीं कह सकते, मतलब सालों से रही है। क्योंकि जो हमारी जो 1965 है, जो 1971 है, 1962 है, इन जंगों में ऐसी महसूस किया गया कि कहीं ना कहीं CDS की पोस्ट की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि अगर आर्मी जो जनरल है अगर वो अपनी आर्मी के पास में अगर उस चीज़ को नहीं देखेगा तो फिर अगर उसे दिल्ली में भी मीटिंग करनी है, रक्षा मंत्री को भी इन्फॉर्म करना है, प्रधानमंत्री को भी बतानी है सिचुएशंस पूरी। तो इसके लिए CDS की पोस्ट नियुक्त की गई कि ताकि CDS इन सारी चीज़ों को ब्रीफ कर सके और तीनों सेनाओं के बीच एक बेटर कोऑर्डिनेशन बिठाया जा सके। इस सबको भी सुनिश्चित करने के लिए CDS जैसी पोस्ट बनाई गई, है ना। आर्मी में अगर सबसे ऊपर बात करोगे आपका चीफ ऑफ डिफेंस, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है। उसके बाद वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है ना। ये हायरार्की अगर हम इसको कवर करें तो इस प्रकार से ये चलती हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसके बाद हमारे पास में आ जाता है कॉप्स कमांडर्स।
उसके बाद डिविजनल कमांडर्स होते हैं, उसके बाद ब्रिगेड कमांड्स होती हैं। तो ये सारे डिवीजन हैं जो हायरार्की बेसिस पे काम करते हैं और इनके अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अपने अपने खाकेज हैं। नेक्स्ट अगर आप बात करेंगे तो बटालियन जो कमांडर्स हैं, उसके बाद कंपनी कमांडर्स आते हैं, फिर प्लेटून आते हैं, फिर सेक्शन आते हैं। ये सेक्शन सबसे कम है जिसमें 9 से 10 सोल्जर्स के करीब आपके हो सकते हैं, जो कि सीनियर जेसीओ रैंक का अधिकारी इसको लीड करता है। उसके बाद आप प्लेटून देखेंगे, उसके बाद आपका कंपनी कमांडर रहता है, जो कंपनी का जो लीडर है वो आज आपका एज आपका लेफ्टिनेंट कह सकते हो या फिर एज अ कैप्टन रैंक का है ना, जो कि कंपनी के अंदर आपको 120 सोल्जर्स आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें 90+30 का रेशियो रहता है। और इसलिए एज अ लेफ्टिनेंट पोस्ट पर आप देख रहे हो 120 की कंपनी आपको लीड करने को मिलती है। एक कमज़ोर कंधों पे कहें कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कहते हैं ना कि कई लोग तौर पे कहते हैं कि लेफ्टिनेंट एज अ पावर के तौर पे देखिए देखिए लेफ्टिनेंट पावर का विषय नहीं, जिम्मेदारी का विषय है, क्योंकि आपके कंधों पे 120 घरों की जिम्मेदारी है। ये लाल जहाँ से भी आए हैं उनके भी परिवार हैं, उनकी भी माएँ रास्ता देख रही हैं कि मेरे बेटे वतन की सेवा करके वापस लौट करके आएँ, है ना। तो इसके लिए भी ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये हमारे पास में इस प्रकार से हायरार्की हमने संपूर्ण इस तरीके से देखी है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो को शेयर भी करिए, लाइक करिए। तो आगे आपके लिए इसी प्रकार की वीडियोस हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।